नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रियल हॉरर कहानी और यह कहानी है आपकी ही फरमाइश पर। आज की हमारी दास्तान उत्तराखंड की वादियों से जुड़ी है, जहां का एक लड़का निखिल अपने साथ घटी सबसे डरावनी सच्चाई हमारे साथ साझा कर रहा है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, मगर मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी सुनने के बाद आपको सचमुच डर का एहसास होने लगेगा। बस मेरी एक गुजारिश है, अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी सुनकर छोड़ना शायद आपके लिए आसान ना हो। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां और बढ़ेंगी और आगे आने वाली खौफनाक कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं यह रूह कंपा देने वाली रियल हॉरर कहानी निखिल की नजरों से, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच उन सुनसान पहाड़ियों में देखा था। निखिल की आंखों में बचपन से ही अजीब सी जिज्ञासा थी। दूसरों बच्चों की तरह वह सिर्फ खेल कूद और शरारतों में नहीं खोया रहता था, बल्कि उसे रात को बुजुर्गों से कहानियां सुनने का शौक था। गांव की औरतें अक्सर कहती, इस लड़के को भूत प्रेत की बातें कुछ ज्यादा ही भाती हैं। और सच भी यही था। निखिल जब छोटा था तो गांव के मेलों में, नदी किनारे बैठकर या ठंडी रातों में अलाव के पास बुजुर्गों से सुनी गई डरावनी कहानियां उसकी रगों में उतर जाया करती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने उसके दिल दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ दी। गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घना काला जंगल था, जिसे लोग काला वन कहते थे। बचपन से ही उसे चेतावनी दी जाती थी, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वरना जिंदा लौटना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें रात दिन गूंजती हैं। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि गांव के कई लोग उस जगह पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। निखिल की नानी हमेशा डरा कर कहती, बेटा, उस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका खून अब तक जमीन पर सूखा नहीं है। वो राहगीरों को पुकारती है और फिर उन्हें निगल जाती है। बचपन में निखिल इन बातों को आधा सच और आधा डराने का खेल समझता था, लेकिन ये बातें उसके दिल में इतनी गहराई से उतर गईं कि आज तक मिट नहीं पाईं। समय बीता और निखिल बड़ा हुआ। अब वो पत्रकार बन चुका था, लेकिन उसका पत्रकारिता का शौक भी साधारण नहीं था। उसे राजनीति या खेल नहीं, बल्कि रहस्यमय जगहों और अंधेरे किस्सों पर लिखने में दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि अगर डर को समझना है तो उसे पास से देखना जरूरी है। और यही सोच एक दिन उसे उसके बचपन के डर काला वन की ओर खींच लाई। उसके दोस्तों आकाश और रजत उनसे बातें करते करते अचानक बचपन का वही किस्सा निकल आया। आकाश ने तुरंत कहा, भाई, अगर सचमुच वहां कुछ है तो क्यों ना जाकर देख आए। निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? वो जगह मजाक के लिए नहीं है। लेकिन रजत हंसकर बोला, अरे तू तो पत्रकार है, ऐसी जगहों पर तुझे ही जाना चाहिए। सोच, अगर तूने उस जगह पर लिख दिया तो तेरी कहानी पूरे देश में छा जाएगी। निखिल के भीतर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक जो कह रही थी, भाग जा, मत उलझ, और दूसरी जो फुसफुसा रही थी, अगर आज नहीं गया तो जीवन भर इस रहस्य को कभी जान नहीं पाएगा। आखिरकार उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प चमका और उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला नहीं, तुम दोनों भी साथ चलोगे। दोनों दोस्तों के चेहरे खिल उठे और उसी रात से निखिल के जीवन की सबसे भयानक यात्रा शुरू हो गई। अगली शाम तीनों दोस्त, निखिल, आकाश और रजत, मोटरसाइकिल पर सवार होकर काला वन की ओर निकल पड़े। सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। हवा में अचानक ठंडक घुलने लगी। गांव के लोग जब उन्हें देख रहे थे तो उनकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। एक बूढ़ी औरत ने तो साफ शब्दों में कह दिया, बेटा, उधर मत जाओ, रात के बाद उस जंगल में जाने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। करीब 7 बजे वे जंगल की पहली पगडंडी पर पहुंचे। ऊंचे ऊंचे देवदार और साल के पेड़ इतने घने थे कि आसमान तक गायब हो गया। टॉर्च की पतली किरण ही उनका सहारा थी। जैसे ही पहला कदम भीतर पड़ा, निखिल के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी रीढ़ पकड़ ली हो। आकाश ने हंसकर कहा, ओए निखिल, डर मत, यहां कुछ नहीं है। निखिल ने बनावटी मुस्कान दी,
लेकिन भीतर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ कदम चलते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। निखिल ने टॉर्च घुमाकर देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन हवा अचानक भारी लगने लगी। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। बीच बीच में झींगुर की आवाज और उल्लू की हूंट सुनाई देती, लेकिन उन आवाजों में भी अजीब डर छिपा था। रजत ने धीरे से कहा, दोस्तों, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। निखिल ने तुरंत उसकी बात पकड़ी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। आकाश हंसकर बोला, अबे डरपोकों, यहाँ बस जंगल की हवा है, चलो आगे बढ़ो। करीब आधे घंटे बाद वे एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। तभी निखिल की टॉर्च अचानक बंद हुई और एक पल बाद फिर जल उठी। उस क्षणिक अंधेरे में निखिल ने साफ देखा, एक सफेद परछाई किसी पेड़ के पीछे से सरक गई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, तुमने देखा? वहां पेड़ के पीछे कोई था? आकाश ने हंसकर कहा, नहीं यार, तेरे दिमाग में भ्रम है। तभी अचानक हवा में औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। इतनी दर्दनाक आवाज कि तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोना धीरे धीरे पास आता जा रहा था, जैसे कोई अंधेरे में बैठा हो और अपने गम से चीख चीख कर पुकार रहा हो। निखिल की रूह कांप उठी। उसने फुसफुसाकर कहा, ये कौन है और इतनी पीड़ा में क्यों रो रही है? आकाश और रजत दोनों सन्न रह गए किसी के और। तभी हवा में सड़ी हुई मांस की गंध भर गई। बदबू इतनी तेज थी कि उल्टी होने लगी। रजत ने टॉर्च घुमाई और कांपते स्वर में बोला, वो देखो सामने। पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। छप्पर आधा गिरा हुआ, दीवारें मिट्टी और फूस से बनी, दरवाजा टेढ़ा लटकता हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, दरवाजे पर ताजा लाल हाथों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी खून से अपनी हथेलियां दीवार पर मारी हों। निखिल वहीं जम गया। उसके पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली। लेकिन आकाश ने हंसकर कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है, हो सकता है कोई बेघर रहता हो। निखिल चिल्लाना चाहता था, पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आकाश और रजत पहले ही झोपड़ी की ओर बढ़ चुके थे। मजबूरी में निखिल भी उनके पीछे चल पड़ा। झोपड़ी का दरवाजा धक्का देते ही छर्रर की आवाज आई। अंदर घुप अंधेरा और मकड़ी के मोटे जाले। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। किसी औरत की आंखें, लंबे नाखून, खुले बाल, कोनों में टूटे बर्तन और राख के ढेर। और बीचों बीच रखा था एक झुलसा हुआ पालना। वो पालना आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसमें बच्चा रखकर आग लगा दी हो। निखिल की सांस थम गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक झोपड़ी के पीछे से एक कराहती आवाज आई, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आकाश बिना सोचे समझे उस ओर भागा। निखिल और रजत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उनके सामने खड़ी थी एक लंबी काली परछाई। उसके खुले बाल जमीन पर घिसट रहे थे, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके नाखून 5-6 इंच लंबे थे। उसके खून से सने हाथ सीधे आकाश के गले पर जा पहुंचे। आकाश की आंखें उलट गईं। उसके मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकलने लगी। निखिल ने कांपते हाथों से टॉर्च सीधी उस पर डाली। रोशनी पड़ते ही वो औरत चीखते हुए धुएं में बदलकर दीवार में समा गई। लेकिन जाते जाते उसकी ठंडी आवाज गूंजी, ये जंगल मेरा है, मेरे खून से धोखा करने वालों की नस्ल जिंदा नहीं बचेगी। तीनों दोस्त झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन अब जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश और डरावना लगने लगा था। पास कोई जवाब नहीं था। झोपड़ी से बाहर निकलते ही तीनों दोस्तों के दिलों की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। हवा अब और भारी हो गई थी, मानो पूरा जंगल उनकी सांसें रोकने पर उतारू हो। पत्तों से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन चारों तरफ सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। निखिल ने कांपते स्वर में कहा, अब मान गए? यह जगह सामान्य नहीं है। आकाश का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने जवाब नहीं दिया। समीर, जो अभी अभी उस औरत के हाथों से बचा था, उसके गले पर नीले निशान उभर आए थे। उसकी सांसें हाँफ रही थीं, मानो किसी ने रस्सी से गला कस दिया हो। रजत उसे संभालते हुए बोला, चलो यहां से, वरना अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन तभी निखिल की नजर सामने पड़ी और वो सहम कर रुक गया। सामने एक पुराना शीशम का पेड़ खड़ा था। बाकी सभी पेड़ों का रंग हल्का भूरा था, लेकिन यह तना पूरा काला था। इतना काला मानो किसी ने इसे आग में झोंक दिया हो और फिर भी यह बच गया हो।
उसकी शाखें मरोड़ खाकर बाहर की ओर फैली थीं, जैसे मौत के पंजे इंसानों को पकड़ने को तैयार हों। निखिल ने हिम्मत करके तने को छुआ। जैसे ही उंगली लगी, उसकी पूरी देह में एक बर्फ जैसी ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। अचानक पेड़ से लाल लाल बूंदें टपकने लगीं। पहले तो उन्होंने सोचा शायद यह गोंद होगी, लेकिन जब बूंदें जमीन पर गिरीं तो मिट्टी से खून की गंध उठी। रजत चीख पड़ा, ये तो खून है। आकाश लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसकी आंखें फैल गईं। निखिल की सांसें अटक गईं और तभी उस पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया। मानव चेहरा, आंखें गहरे गड्ढों जैसी और मुंह इतना खुला मानो कोई दर्द से चीख रहा हो। वो चेहरा हिलने लगा और अगले ही पल एक घुरघुराती आवाज गूंजी, मुझे बचाया क्यों नहीं? क्यों छोड़ दिया मुझे तड़पने के लिए? उस आवाज ने तीनों की आत्मा तक हिला दी। आकाश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। रजत ने डर के मारे उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन अब और भी खौफनाक चीज हो चुकी थी। आकाश की आंखों में वही लाल चमक आ गई थी जो उन्होंने झोपड़ी वाली औरत की आंखों में देखी थी। उसके होंठ हिल रहे थे और आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो औरत की आवाज में बुदबुदा रहा था, वो रो रही है, उसे दर्द हो रहा है, उसने अपना बच्चा खो दिया था। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ से खून अब धार की तरह बहने लगा। उसकी जड़ों के पास की मिट्टी पूरी लाल हो गई। हवा में अब सिर्फ सड़ी हुई लाशों की बदबू फैल गई थी। अचानक उसी पेड़ की एक मोटी टहनी नीचे झूलकर रजत की गर्दन पर लिपट गई। वो तड़पने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया। निखिल ने कांपते हाथों से पास पड़ा पत्थर उठाकर टहनी पर जोर से मारा। टहनी ढीली हुई और रजत जमीन पर गिर पड़ा। तीनों हांफते हुए पीछे हटे। निखिल ने आखिरी बार उस पेड़ की ओर देखा। वो काला पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके तने पर उभरा चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसी मुस्कान के साथ गूंजी एक ठंडी आवाज, भागो, लेकिन याद रखना अब तुम सब मेरे हो। काले पेड़ से भागते हुए तीनों की हालत खराब थी। निखिल और रजत ने किसी तरह आकाश, अब जिसकी हालत अजीब थी, को संभाला और अंधेरे पगडंडियों पर भागते चले गए। लेकिन जंगल ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों तरफ और गहरा हो गया हो। हवा भारी थी, जैसे किसी ने उनके कंधों पर पत्थरों का बोझ रख दिया हो। कुछ देर बाद अचानक उनके सामने टूटी हुई सीढ़ियां नजर आईं। वो ऊपर पहाड़ी की ओर जा रही थी और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींचा हो, तीनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। ऊपर पहुंचते ही सामने खड़ा था एक छोटा टूटा फूटा मंदिर। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन आधा टूटा हुआ। रजत ने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, कुछ संस्कृत जैसे, कुछ बिल्कुल अनजान। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। उस पर लाल धब्बे थे, मानो ताजा खून किसी ने अभी अभी छींटा हो। तीनों ने टॉर्च जलाई, लेकिन तभी उनकी तीनों टॉर्च एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज रह गई। निखिल के कानों में अचानक ठंडी फुसफुसाहट पड़ी। निखिल! उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने कांपते स्वर में कहा, तुमने सुना? रजत और आकाश ने एक साथ सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, फिर वही आवाज गूंजी, निखिल, इधर आओ। अब आवाज दूर से नहीं, सीधे उसके कानों के पास से आ रही थी। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। रजत दरवाजा धकेलने लगा, हमें बाहर जाना होगा, जल्दी। लेकिन दरवाजा अब अंदर से अपने आप बंद हो चुका था। कितना भी धक्का दो, हिलता तक नहीं था। अचानक शिवलिंग पर पड़ा लाल धब्बा चमकने लगा। उस चमक की हल्की रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई और अब दीवारों पर बने निशान साफ दिख रहे थे। खून से बने गोल घेरे, उल्टे सीधे शब्द और हाथों के लाल निशान। रजत ने कांपते हुए कहा, यह तांत्रिक चिन्ह है। लेकिन तभी सबसे डरावना दृश्य सामने आया। आकाश का चेहरा अजीब होने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, होंठ कांपने लगे और फिर उसने बिना पलक झपकाए शिवलिंग की ओर देखना शुरू कर दिया। निखिल घबराकर बोला, आकाश, होश में आओ। उसने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आकाश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो ठंडी, डरावनी और बिल्कुल अजनबी थी। रजत चीख पड़ा, ये आकाश नहीं है, इस पर किसी और का कब्जा हो गया है। आकाश अचानक गहरी भारी आवाज में बोलने लगा,
क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारी नहीं है। उसकी आवाज औरत और मर्द के बीच की अजीब सी मिलीजुली थी। निखिल पत्थर बन गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त धीरे धीरे किसी और में बदल रहा था। शिवलिंग पर पड़ा लाल धब्बा अब चमकना नहीं बल्कि धड़कना शुरू कर चुका था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। हर धड़कन के साथ मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। रजत दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, कोई है, हमें बाहर जाने दो। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने बाहर से जोर का धक्का मारा। दोनों डर से पीछे हटे। लाल रोशनी के बीच मंदिर के कोने में एक लंबी छाया खड़ी थी। धीरे धीरे वो छाया और लंबी होती जा रही थी, इंसान जैसी नहीं, किसी और ही आकार की। और तभी आकाश की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने सिर पीछे झटका और दहाड़ते हुए चिल्लाया, यह जंगल मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें हिलने लगीं और मंदिर की छत से मिट्टी झड़ने लगी। अगले ही पल लालिमा बुझ गई। टॉर्च अपने आप जल उठी। दरवाजा चरमराया और खुल गया। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश था। निखिल और रजत किसी तरह उसे उठाकर बाहर लाए। बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे किसी ने उनके गले का फंदा ढीला कर दिया हो। रजत हांफते हुए बोला, निखिल, ये सब सच है। ये जगह श्रापित है। लेकिन निखिल के दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, वो कौन है जो बार बार मेरा नाम लेकर पुकार रही है? मंदिर से किसी तरह बाहर निकलने के बाद तीनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन डर उनकी नसों में अब भी दौड़ रहा था। आकाश बेहोशी में बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अपने पास चाहती है। उसकी हालत देखकर निखिल और रजत की रूह कांप उठी। गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थीं, लेकिन निखिल के लिए वो रोशनी भी किसी राहत से कम नहीं थी। गांव में पहुंचते ही लोगों की आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा दोनों था। एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग उस औरत की जगह से लौटे हो, अब उसका साया तुमसे चिपक गया है। आकाश को चारपाई पर लिटाया गया। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। होंठ सूख चुके थे और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। हर थोड़ी देर में वो ठंडी आवाज में बुदबुदाता, मंदिर, मुझे मंदिर जाना है। रजत रोते हुए बोला, निखिल, अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो यह हमें भी ले डूबेगा। निखिल बेचैन था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि इस रहस्य को जाने बिना यह सब खत्म नहीं होगा। आखिरकार दोनों उसे लेकर गांव की चौपाल पहुंचे। वहां 5-6 बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सबसे बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले पंडित रघुनाथ ने उन्हें देखते ही तिरछी नजर डाली और बोले, तुम वही हो ना जो रात में उस जंगल में गए थे? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि एक डर छुपा था। रजत कांपते स्वर में बोला, हाँ बाबा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, हम बस घूमने गए थे। पंडित रघुनाथ ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, उस औरत का साया अब तुम्हारे पीछे लग गया है। निखिल ने हिम्मत करके पूछा, कौन औरत? ये सब क्या है? मंदिर और जंगल में हमें क्या मिला? पंडित ने चारों तरफ देखा जैसे कोई अनसुना कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बोले, ये बहुत पुरानी बात है, शायद 50-60 साल पहले की। उस जंगल में एक बस्ती हुआ करती थी। वहां की एक औरत थी, सुहागन, बहुत सुंदर। उसका नाम था वृंदा। कहते हैं उसका पति लकड़ी काटने गया और कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों को शक था कि वो किसी और से मिलती है। बस एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया, उसके शरीर को उसी मंदिर के पास गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। रजत ने फुसफुसाकर कहा, यानी वो वही औरत है जिसने हमें झोपड़ी में और मंदिर में दिखाई दी थी। पंडित ने सिर हिलाया, हाँ, वही अब तुम्हारे दोस्त आकाश पर चिपक गई है। वो हर जवान आदमी को अपना समझ लेती है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने आकाश का चेहरा घूम गया। उसकी सफेद आंखें, अजनबी मुस्कान और वह ठंडी आवाज। पंडित रघुनाथ ने भारी आवाज में कहा, अब इसे बचाना मुश्किल है, अगर पुजारी मदद करें तो शायद बच जाए। उनकी बातें सुनकर निखिल की आत्मा तक हिल गई। उसे अपराध बोध घेरने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैंने जिद नहीं की होती, अगर मैं इन्हें साथ न लाता तो आज आकाश इस हालत में न होता। लेकिन अपराध बोध से बड़ा था उसका संकल्प।
उसने बुजुर्गों से पूछा, पुजारी कहाँ मिलेंगे, हमें रास्ता बता दीजिए। बुजुर्गों ने रास्ता बताया और धीरे से कहा, डरना मत बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। निखिल और रजत ने जैसे तैसे आकाश को उठाया और पंडित रघुनाथ के बताए रास्ते से गांव के किनारे पहुंचे। वहां मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। दरवाजे पर तुलसी का पौधा और अंदर से आती धूप बत्ती की हल्की सी खुशबू। यह घर था पंडित हरिदत्त का, गांव के पुजारी। उम्र करीब 65 साल, दुबला पतला शरीर, माथे पर बड़ा सा तिलक और आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने तीनों को देखते ही सब समझ लिया। आकाश को बेहोश हालत में देखकर उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोले, मैं जानता था एक दिन कोई ना कोई उस जंगल को जगाएगा। अब मामला आसान नहीं है, वो आत्मा जाग चुकी है। रजत कांपते हुए बोला, पंडित जी, क्या आकाश बच सकता है? पंडित हरिदत्त ने गहरी सांस छोड़ी। बच सकता है, लेकिन उसके लिए उस आत्मा का सामना करना होगा। उसकी अधूरी कहानी समझनी होगी, वरना उसका साया कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। निखिल का दिल धड़क उठा। क्या मतलब हमें फिर से उस जंगल में जाना होगा? पंडित ने ठंडी मुस्कान दी। हाँ बेटा, डर से भागोगे तो आत्मा पीछा करती रहेगी। उसका सच जानना ही मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने एक छोटी थैली दी जिसमें चावल और कुमकुम था। बोले, इसे मंदिर में छिड़कना, इससे आत्मा काबू में आएगी। और सुनो, उसकी आंखों में कभी सीधे मत देखना। जब भी उसका चेहरा सामने आए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना, यही तुम्हारी ढाल बनेगी। निखिल और रजत के दिल कांप रहे थे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रात उतरते ही तीनों फिर से काला वन की ओर निकले। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा पार की, ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य परछाई उनके साथ चल रही हो। हर टहनी टूटने की आवाज, हर पत्ते की सरसराहट, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर दूर से वही आवाज गूंजी, निखिल, मैं इंतजार कर रही थी। निखिल के पैर जम गए। रजत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। चलो, अब पीछे मत देखना। आखिरकार वे फिर उसी टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचे। इस बार मंदिर और भी खौफनाक लग रहा था। दीवारों पर उखड़े हुए अक्षर, टूटा दरवाजा और अंदर से आती सीली हुई बदबू। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, आकाश अचानक जोर से चीखा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर कांपने लगा। वो ठंडी आवाज फिर गूंजी, मैं इंतजार कर रही थी। अचानक मंदिर के भीतर नीली लौ जल उठी। उस लौ में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। माथे पर सिंदूर, खुले बाल, लेकिन आंखों से खून की धार बह रही थी। वो बोली, तुम आए तो हो, अब मेरी कहानी सुनो। निखिल ने कांपते हाथों से माला कसकर पकड़ी और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंजते ही औरत का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। निखिल की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अब वो किसी और ही समय में था। मंदिर चमक रहा था, दीपक जल रहे थे और वही औरत, वृंदा, लाल साड़ी में माथे पर सिंदूर लगाए खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर दृश्य बदला। वही औरत जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके पति और देवर कुल्हाड़ी और लोहे की छड़ी लेकर खड़े थे। वो चीख रही थी, मेरे बच्चे का क्या कसूर था? लेकिन किसी ने मदद नहीं की। गांव वाले तमाशा देखते रहे और फिर उसका गला काटकर शरीर मंदिर के सामने फेंक दिया गया। निखिल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वृंदा की आत्मा उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी। मैं चुड़ैल नहीं थी, मैं सिर्फ एक औरत थी जिसे धोखा दिया गया। मेरी चिता को आग नहीं मिली, मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। उसने बैग से माचिस निकाली, मंदिर के बाहर से सूखी लकड़ियां उठाईं और वहीं जलाईं जहां मिट्टी उखड़ी हुई थी। आग धीरे धीरे भड़कने लगी। वृंदा चीखने लगी, नहीं, ये मत कर, मुझे खून चाहिए, मैं कैद रहना चाहती हूं। लेकिन निखिल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आग की लपटें तेज होती गईं। वृंदा का चेहरा कभी खूबसूरत औरत जैसा, कभी आधा जला हुआ राक्षसी रूप लेता। वो तड़पती, चीखती, हंसती और फिर रोती। आखिरकार उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, निखिल, तूने मुझे सच में मुक्ति दी। अब मैं किसी का खून नहीं मांगूंगी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसका शरीर धुंध में बदलकर आसमान में घुल गया। आग बुझने के बाद पहली बार जंगल में शांति छा गई।
पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, हवा धीरे धीरे बह रही थी और कहीं दूर पंछियों की आवाज सुनाई दी। रजत ने निखिल की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत और हैरानी दोनों थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता तूने ये कैसे किया, लेकिन लगता है तू ही इस जंगल के लिए चुना गया था। निखिल थका हुआ मंदिर की टूटी दीवार पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन हल्का हो चुका था। उसने महसूस किया वृंदा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसकी रूह अब भी ये सोच रही थी, क्या सचमुच ये अंत है या उस श्राप का कोई और अध्याय बाकी है। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों से छनकर जब मंदिर की टूटी दीवारों पर पड़ी तो निखिल ने राहत की सांस ली। कई घंटों तक चली उस दहशत भरी रात ने उसे थका तो दिया था, लेकिन उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। वृंदा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी चीखें अब हवा में नहीं गूंज रही थीं। आकाश धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसकी सफेद आंखें अब सामान्य दिखने लगीं। उसके चेहरे पर अभी भी थकान और डर के निशान थे, लेकिन वो धीरे धीरे होश में आ चुका था। रजत ने निखिल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, हमने जो देखा वो जीवन भर याद रहेगा। अब कोई हमें कहेगा भी तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये सब झूठ है। हम जानते हैं कि उस जंगल में क्या छुपा था। गांव लौटने पर लोगों ने पहली बार मान लिया कि वृंदा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। उसके पति और देवर ने जिस गुनाह को मिटाने की कोशिश की थी, उसका सच अब दुनिया के सामने आ चुका था। निखिल ने अपनी कलम से यह पूरा किस्सा लिखा और प्रकाशित किया, लेकिन उसके भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर सचमुच वृंदा को मुक्ति मिल गई थी तो क्यों जाते जाते उसकी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, निखिल, तूने मुझे शांति दी, लेकिन यह जंगल कभी खाली नहीं होगा। उस आवाज ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। आज भी जब निखिल रात को अकेला बैठता है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य परछाई उसके पास खड़ी है, कोई जो उसके नाम को धीरे धीरे फुसफुसाता है, निखिल। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक रियल हॉरर कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और आपको आगे भी ऐसी डरावनी, सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियों से जोड़कर रखेगा। याद रखिए, कभी कभी कुछ कहानियां बस डराने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें याद दिलाने आती हैं कि अंधेरे में छुपा सच हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है।